हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? लेक्चर नंबर 7 शुरू करें भाई। यस, आखिरी लेक्चर हमारा लाइव था, उसमें कुछ जो है होमवर्क हमने बोला था। आज का लेक्चर हमारा इन सब चीजों पे रहेगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तीनों ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। ये खत्म होने के बाद हम ओवरलैपिंग भी स्टार्ट कर ही देंगे मोस्ट प्रोबेबली आज, है ना। इन टॉपिक्स में सिर्फ गिने चुने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको डिटेल में ना, ऐसा नहीं कि बैठकर आप खाली सारी चीजें यही पढ़ते रहो, सब कुछ ऐसा नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कर लेंगे हम, ठीक है। होमवर्क था हमारा लास्ट वाला, आप सबने आई होप कर लिया होगा। चलो अब इनके आंसर्स देख लेते हैं कैसे होता है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। देखो बेटा, ये आपका AB4L0 है और ये भी आपका AB4L0 आया होगा। दोनों के पास लोन पेयर नहीं है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो हम क्या कर देंगे, इसको इक्वल कर देंगे। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और किसी के भी पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं हो तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है बेटा? इक्वल हो जाता है। XeF2 एंड XeF4। अच्छा, मैंने वहां पहले से ही मेंशन कर दिया था कि आपको सिर्फ एडजेसेंट एंगल देखने हैं। लाइक इस तरह से आपको नहीं देखना है आमने सामने वाला। एडजेसेंट का मतलब जो सबसे नजदीकी एंगल होता है, जो उसके सबसे नजदीक, जो सबसे अगला होता है। तो एडजेसेंट के हिसाब से इसको हम XeF4 बोल देंगे। XeF4 को हम 90 डिग्री एंगल बोल देंगे। क्या ये स्क्वायर प्लेनर है? क्या ये स्क्वायर प्लेनर है? स्क्वायर प्लेनर हमको ये समझाता है, AB4L2 स्क्वायर प्लेनर हमको ये समझाता है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल होगा। जबकि ये लीनियर है तो हमको ये पता लगता है कि लीनियर और स्क्वायर प्लेनर में 180 डिग्री और 90 डिग्री में 180 डिग्री एंगल ही क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। SF2, यस, SF2 है ना, SF2 का एंगल है। SF2 कैसा होगा? देखो, SF2 जो होता है वो आपका होता है AB2L0, सॉरी AB2L2। बेंट होता है ये, ठीक है। कितना होता है? बेंट होता है। और ये आपका SF6 जो है, ये क्या होता है आपका? AB6L0। और ये क्या होता है आपका? ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है ये आपका? ऑक्टाहेड्रल। थीटा जो है वो क्या होता है? 90 डिग्री। देखो, 90 डिग्री से कम एंगल जो है ना, बहुत रेयर होता है। जहां भी होता है एंगल स्ट्रेन आता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि 90 डिग्री से कम का एंगल है तो एंगल स्ट्रेन मिलेगा आपको। तो 90 डिग्री तो वैसे ही दो, ऑलमोस्ट दो बॉन्ड के बीच में सबसे कम एंगल माना। बहुत रेयर केस होता है जिसमें 90 डिग्री से कम हो जाए एंगल, बहुत रेयर केस होता है। 90 डिग्री से कम होता नहीं है। तो इसका मतलब है इसको हम हमेशा एक मिनिमम साइड पे कंसीडर करते हैं। अब बेंट है तो थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री होगा, है ना। थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री होगा। तो इसका मतलब है कितना होगा इसमें? लगभग 100 के आसपास। तो तब मतलब दो, अगर हम 5 डिग्री कम करें तो 104 के आसपास तो तब भी रहेगा। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता इसका एंगल कितना होता है, बट इतना जानता हूं कि 90 डिग्री तो नहीं हो सकता उस बेंट का एंगल, है ना। बेंट अगर ऐसे बेंट है तो ये 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, है ना। 90 डिग्री बहुत कम होता है, 90 डिग्री से कम ही होगा वो, ठीक है। मतलब सॉरी, 90 डिग्री से ज्यादा ही होगा वो। 109.5 डिग्री है बट 90 नहीं हो सकता। 90 का मतलब होता है दो बॉन्ड के बीच में, एक तरह से आपके लिए तो मैं यही बोलूंगा, दो बॉन्ड के बीच में कह सकते हो कि 90 डिग्री बॉन्ड एंगल का होना दो दो बॉन्ड के बीच में, वो आपके लिए एक मिनिमम कंडीशन हो गई। होने को इससे कम होते हैं बट वहां पर एंगल स्ट्रेन आता है। ऐसे होने को 60 डिग्री भी होता है, सब कुछ होता है, मानता हूं मैं। लेकिन ऐसे एग्जांपल्स ये नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं। ऐसा आपको उतना ज्यादा डिटेल में जाके नहीं सोचना है। तो इसीलिए हम SF2 और SF6 में इसको क्या कर देंगे? ज्यादा कर देंगे। ये सवाल मुझे पता है कंप्लीटली डेटा बेस्ड है, बट ये मेरे समझाने का तरीका था जिससे मैंने आपको ये चीज समझाई है कि ऑक्टाहेड्रल के हिसाब से वो थीटा हम 90 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है भाई। BeCl2 ये लीनियर आएगा। अब लीनियर आएगा तो बात खत्म ही हो गई। ये टेट्रा है, टेट्राहेड्रल है ना। तो लीनियर टेट्राहेड्रल में लीनियर का ज्यादा हो जाएगा। ये आपका टेट्रा आएगा और ये आपका क्या आएगा? ट्राइगोनल प्लेनर आएगा। अब बात खत्म हो गई। ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री होता है, उसका ज्यादा रहता है, ठीक है। आसान आसान है। OF2 OCl2 OBr2, देखो इसमें इंक्रीज हो जाएगा बॉन्ड एंगल। रीजन, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर सेम है। तो फिर इसमें है क्या?
सराउंडिंग एटम की साइज बढ़ रही है तो थीटा भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सब, ये तीनों के तीनों अगर आप देखोगे तो ये तीनों के तीनों sp3 है और ab2l2 है। लोन पेयर के नंबर भी तीनों में सेम है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, तब हम जाकर इसमें सराउंडिंग एटम्स देख रहे हैं। f से बड़ा cl से बड़ा br, तो हम इसको इंक्रीज करेंगे। अच्छा सवाल है। इनमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं मार्क कर देता हूं। एक तीसरे को छोड़ के, यहां तीसरा को छोड़ दो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला। जैसे यहां इस वाली स्लाइड पे ये फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इंपॉर्टेंट है काफी। इनको देख लेते हैं। NCl3 BCl3 देख लेते हैं, आ जाइए समझ जाओगे। ये देखो NCl3 पिरामिडल, NCl3 क्या बेटा, हमेशा VA मतलब आपका 80% तो ज्योमेट्री आंसर कर देती है। ये AB3L1 है, क्या बोलोगे आप इसको, पिरामिडल बोलोगे। ये आपका AB3L0 है, ट्राइगोनल प्लेनर बोलोगे। अब ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है 120 डिग्री के आसपास एंगल होगा, पिरामिडल का मतलब है 109 पॉइंट डिग्री से कम होगा। तो इसका मतलब है हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पिरामिडल है तो 109 डिग्री से कम हो जाएगा, बताया था आपको, सब कुछ सिखाया हुआ है। ये ट्राइगोनल प्लेनर है। SO2 SO3 ये तो हम कर चुके हैं। ये देखो AB2L1 AB3L0 हाइब्रिडाइजेशन सेम, इसमें एक लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, इसमें एक लोन पेयर है तो एंगल कम हो जाएगा, और उसमें ट्राइगोनल प्लेनर है तो वो ज्यादा हो जाएगा। ये बेंट है और ये ट्राइगोनल प्लेनर है। N2O दोनों लीनियर है, बोथ आर लीनियर। अगर दोनों लीनियर है तो इक्वल कर दो। ये सेम है, ये भी लीनियर ही है, दोनों के दोनों, तो इनको भी इक्वल कर दो। N3 माइनस भी लीनियर आएगा, AB2L0, और I3 माइनस जो है वो भी आएगा आपका क्या, AB2L3, दोनों के दोनों लीनियर आएंगे। क्लियर है भाई। अच्छा सवाल है। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है, यस इसमें इंपॉर्टेंट N2O NO2 प्लस अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है, SO2 SO3 अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये डायरेक्ट नीट में नीट लायक क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है भाई, होमवर्क हो चुका है हमारा डिस्कस, जो कि हमें लगे हैं करीब करीब 8 मिनट। आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। देखो सिंपल सी बात है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब होता है आफ्टर बॉन्डिंग अगर किसी स्पीसीज में ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन बच जाए, 1 है, 3 है, 1 3 5, ये सब ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर में अगर इलेक्ट्रॉन्स बच जाता है तो यानी कि कहीं ना कहीं उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आप समझो बात को। अगर कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन है, लेट सपोज कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 जगह हो सकता हो पेयरिंग मिल जाए, लेकिन एक जगह तो खाली होगा वो, है ना। तो हमेशा ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में ये देखा जाता है कि उसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। अब कहीं पे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा आपको पता ही है ऑड नंबर में जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन के अनपेड होने के चांसेस ज्यादा है ही ऑब्वियसली है ज्यादा। क्या बोलोगे, अगर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है लेट सपोज, तो इसका मतलब है कि ये ऐसा भी हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ऑड इलेक्ट्रॉन का नंबर है, अगर नंबर ऑड बच रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां डेफिनेटली चांस क्रिएट होंगे कि वहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा, है ना। क्योंकि नंबर ऑड नंबर में ये तो तय बात है कि जाकर कहीं ना कहीं पेयरिंग होकर पूरी तरह से वो नहीं बन सकते, तो ये तो तय बात है। लेकिन अहमद बोल सोच लेना कि इवन नंबर वाले में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता या नहीं, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट एक बेसिक आइडिया मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऑड नंबर में चांसेस है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में चांसेस है कि वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। चांसेस क्या, इनफैक्ट वहां तो मिलेगा ही, लेकिन इवन में मिल सकता है, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। मैं आपको, अब बात आती है कि कौन सी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हमारे सिलेबस में है। तो इसको बहुत छोटा, बहुत आसान और एक मजे, मतलब एक कहते हैं ना कि छोटा सा टॉपिक मानते हुए कवर करेंगे। एक हमारे पास है CH3, इसको हम देखेंगे। एक हमारे पास है CH3, एक हमारे पास है CF3, इसको हम देखेंगे, CH3 CF3। उसके बाद ClO3 हम देखेंगे, है ना, ClO3 देखेंगे। एंड उसके बाद हम देखेंगे क्या, NO2। ये इतना काफी है, और इसके अंदर आपके हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला। ये क्यों इंपॉर्टेंट है बताऊं, ये P ब्लॉक 12th क्लास में जाके दिया हुआ है। अब आप बोलोगे P ब्लॉक तो हट गया भाई,
ठीक है, दिया हुआ था, हट गया तो क्या करें, पर दिया हुआ था। CH3 CF3 ClO3 और ये आपका हो गया NO2। देखो इधर लिख देता हूं जुगाड़, MDJ आपके लिए। इफ सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन, if surrounding atom is hydrogen, then do not count orbital odd electron orbital in hybridization। देखो हाइब्रिडाइजेशन में हम डब्बे ही तो काउंट कर रहे हैं। अब एक ऐसा डब्बा जिसमें ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, हमारे सामने दो कंडीशन आती, दौड़ के भाग के मेरे पास बच्चा आया, कह रहा कि सर ये एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें बॉन्डिंग हो गई और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और सर इसको काउंट करें कि नहीं करें, ऑड नंबर में पड़ा है सर, ये ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसको काउंट करें कि नहीं करें। तो मैं बोलूंगा कि दो तरीके हैं, या तो कर ले या मत कर। जब मैं बोलता हूं कि कर ले काउंट, तो इसका मतलब है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर गया, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है उसके नंबर को आप काउंट करते हो। अगर वो लोन पेयर होता, अगर वो लोन पेयर होता तो डेफिनेटली हम उस ऑर्बिटल को काउंट करते हैं, क्योंकि अब तक हमने सीखा क्या है, हमने यही तो सीखा है कि लोन पेयर प्लस सिग्मा मिलकर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। यानी कि वो ऑर्बिटल्स जिनमें लोन पेयर रखा होता है और वो ऑर्बिटल्स जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओनली दोज ऑर्बिटल्स नीड टू हाइब्रिडाइज विच फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड कीप द लोन पेयर। पॉइंट याद आ रहा है? हाइब्रिडाइजेशन में कुछ पॉइंट दिखाए थे, उसमें एक पॉइंट था कि उन्हीं ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत पड़ती है जिनको लोन पेयर रखना है और जिनको सिग्मा बनाना है। अब पॉइंट पता है क्या है, यहां पे चीज फंस गई। यहां पे एक ऑर्बिटल बच गया, और वो ऐसा बच गया जिसमें लोन पेयर नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो सर अब उसको हम काउंट करें या नहीं करें, हमारे सामने समस्या आ गई। अब तक क्या था कि वो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बचता है वो जनरली बॉन्ड बना देता है लेकिन ऐसी स्पीसीज जिसमें एक ऐसा ऑर्बिटल बच गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ओड नंबर में, जिसमें क्या पड़ा है, ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो उसको हम काउंट करें या नहीं करें। तो देखो वहां क्या लिखा हुआ है, इफ सेंट्रल एटम वांट्स टू यूज ऑर्बिटल हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन इनटू हाइब्रिडाइजेशन, है ना, मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है उसको अगर हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम जो है वो पार्टिसिपेट करवाना चाहता है यानी काउंट करना चाहता है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम मस्ट बी हाई। क्या लिखा हुआ है, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना टर्मिनल एटम की वो ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की तुलना में सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ऐसे तो हम क्या सबका डेटा याद करते फिरेंगे क्या कि किसकी ज्यादा है किसकी नहीं है, इतना दिमाग नहीं लगाना। पहली चीज, ये सब सिर्फ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए है, और ये जो मैं 3-4 लिख रहा हूं बस इतनी आपको देखनी है। उसके बाद मैं यहां आपको एमडीजे साइड में अलग से दे के पटक ही रहा हूं। उस एमडीजे में यही है कि अगर हाइड्रोजन सराउंडिंग में है, अगर हाइड्रोजन सराउंडिंग में है, कोई ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और अगर उसमें हाइड्रोजन है, ऐसा मत देख लेना कि अगर हाइड्रोजन हमेशा देख लो तो कह दो कि हाइब्रिडाइजेशन होगा ही नहीं इसमें, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन अगर सराउंडिंग में है, हाइड्रोजन अगर सराउंडिंग में है एंड वो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो इसका मतलब है फिर आप उसमें काउंट नहीं करोगे उस ऑर्बिटल को। जैसे फॉर एग्जांपल ये कुछ ऐसा है, ये CH3 जो है ये कुछ ऐसा है कि इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये H है, ये H है और ये आपका H है, ठीक है। ये CF3 जो है इसमें भी एक और इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ये F है, ये F है और ये F है। ClO3 जो है वो आपका यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, कितने काम आ गए इसके, 6। क्लोरीन के कितने काम आ गए, 1 2 3 4 5 6, एक ही बचा इसके पास भी, ये लो। NO2 अभी बना रहा हूं स्ट्रक्चर, इसको अपन अलग से अगली स्लाइड पे NO2 के बारे में सब कुछ ले लेंगे। डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, और यहां पे एक ऐसा हो गया, ये इसकी स्ट्रक्चर होती। अब आप देखो कि यहां पे जो है वो क्या है,
यस, तो ये आपको समझ आया कि इसमें है क्या। अब देखना करना क्या है, कुछ नहीं, ये हाइड्रोजन है सराउंडिंग में, तो हम सिर्फ इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और इस ऑर्बिटल को काउंट नहीं करेंगे। यानी कि हम सिर्फ कितने ऑर्बिटल काउंट करेंगे, ऐसे 3 ऑर्बिटल जो सिग्मा बना रहे हैं। यानी कि यहां हम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखने वाले हैं, sp3 नहीं, हम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, sp2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, sp2। यानी कि अगर आप देखोगे तो फिर ये जो डब्बा बच रहा है ये फिर प्योर पी बच गया, क्योंकि sp2 का मतलब क्या है, एक s और जो 2 p है 3 p है, उसमें से सिर्फ आपका यही वाला काम हुआ। तो इसका मतलब है कि ये जो ओड इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है या नहीं है, तो आंसर है नहीं है। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता तो हम उस वाले डब्बे को भी काउंट करते, फिर हम इस sp3 बोल देते। यानी कि अगर आपको ये देखना है तो ये क्या है, ये प्योर है, प्योर p in which odd electron is present। ये प्योर p है जिसमें ऑड इलेक्ट्रॉन था। तो CH3 के अंदर जो आपसे पूछा जाए कि CH3 के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो आंसर है नो। CH3 के अंदर प्योर p ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, प्योर p ऑर्बिटल है, ये प्योर p है। क्यों, क्योंकि ये तो गया ही नहीं, हमने काउंट ही नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पे देखो, यहां क्या है बेटा, यहां फ्लोरीन है, यहां क्या है, यहां फ्लोरीन है। और अगर यहां फ्लोरीन है तो इसका मतलब है यहां हो सकता हो कि काउंट हो जाए, तो यहां पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और इस ऑर्बिटल को भी काउंट करना है। यानी कि यहां हम इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखेंगे, यहां हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कहां लिखेंगे, sp3 लिखेंगे। यस, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन, इसमें जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो कहां प्रेजेंट है ना, तो आपको 2 तरह के स्टेटमेंट दिए जाएंगे, यहां 2 तरह के स्टेटमेंट दिए जाएंगे। मैं इसको भी देख लेते हैं, हालांकि इसको साथ में ही देख लेते हैं। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और इसको भी क्योंकि ऑक्सीजन है तो इसको भी काउंट करेंगे। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 चौथा ऑर्बिटल ये वाला, यानी कि इसको भी क्या लिखेंगे हम, sp3। 1 सिग्मा 2 सिग्मा और एक ये, यानी कि इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। कुल मिला के हमने सिर्फ पहले वाले एग्जाम्पल में काउंट नहीं किया है सिर्फ, वरना इन सब में काउंट किया है इस डब्बे को। तो यही लिखा हुआ है कि अगर सेंट्रल एटम इस ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट करवाना चाहता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो यह जरूरी है कि सराउंडिंग एटम जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। और मैंने इधर साइड में एक जुगाड़ दे दिया कि तुम तो जब हाइड्रोजन हो तो काउंट मत करो, है ना, जब हाइड्रोजन हो तो डू नॉट काउंट ऑड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल, मतलब इस ऑर्बिटल को भूल जाओ, भूल गए। अब सिर्फ 3 सिग्मा दिख रहे हैं, यहां पे नहीं भूल सकते क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है, तो 3 सिग्मा और एक वो डब्बा। यानी कुछ ऐसा सा फील करो, लेट सपोज मान लो कि ये लोन पेयर है नहीं, मान लो अगर ये लोन पेयर है तो इसको क्या करोगे आप, लोन पेयर समझ के काउंट कर लो, 1 2 3 4, 4 हो गया। यहां पर भी मान लो कि वो लोन पेयर है, मान लो कि वो लोन पेयर है नहीं, बट आप उसको एज ए लोन पेयर की तरह ट्रीट करो, दिमाग में रखो, ताकि आप लोन पेयर को तो काउंट करते ही हो, वैसे भी उस ऑर्बिटल को तो काउंट करते हो जिसमें लोन पेयर होता है। तो सिंपल सा फंडा है। अब आपसे पूछा जाए कि अगर मान लो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेट्स सपोज स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इन CH3 odd electron is present in, तो बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा क्या, क्या आपको ये पता है कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है क्या, हाइब्रिड ऑर्बिटल में होता है क्या, तो आंसर है नहीं, प्योर p में होगा, प्योर p में होता है, CH3 में। ठीक है भाई। और यहां पे अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं कि इन CF3 odd electron is present in sp3 hybrid orbital, तो आंसर है यस, ये स्टेटमेंट सही है। उसमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, तो वो ऑर्बिटल का नाम भी क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हो गया। वहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, तो sp2 का मतलब कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 3 बनेंगे, 1 मिलेगा 2 मिलेगा 3 मिलेंगे 3 मिलेंगे 3 बनेंगे। sp2 पहला sp2 सिग्मा, दूसरा sp2 भी सिग्मा, तीसरा sp2 भी सिग्मा, वो sp2 नहीं है, वो बच गया जो प्योर p ऑर्बिटल है। तो इसलिए याद रखिएगा, ये आपको सिर्फ है। अब हम उठाते हैं इसमें से एक
इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल NO2, और इसकी बात करते हैं NO2 के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट NO2, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है NO2 के बारे में, चलिए देख लेते हैं, आइए। ठीक है भाई, पहला पॉइंट, पहले एक काम करते हैं, सारी इसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये देखो, ये रहा नाइट्रोजन, ठीक है, ये रहा नाइट्रोजन, जिसके पास कितने ऑर्बिटल होंगे, 4। एक जैसे हमने नाइट्रेट के लिए सीखा था वैसा ही नाइट्रोजन होगा। ये लो 1 2 3, ये नाइट्रोजन, ऐसा है नाइट्रोजन। अब इसमें क्या होगा, ये देखो, एक जगह पे ए ऑक्सीजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, और इसने इसको ओवरलैप कोऑर्डिनेट बना लिया, ठीक है भाई। और एक जगह पे डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि ये 2 ऑर्बिटल गए, ये एक ऑक्सीजन है, ये एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है जिसके ये डब्बे हैं, एक ऑक्सीजन, एक यहां से जुड़ा, एक यहां से जुड़ा, ठीक है भाई, ये एक यहां जुड़ गया, ये ऑक्सीजन है, इसका ये 2p, ये 2p, ये सिग्मा बना, ये पाई बना, यानी कि ये सिग्मा बना, ये पाई बना, ये ऑक्सीजन जुड़ गया। एक ऑक्सीजन ने इस तरह से बॉन्ड बना लिए, दूसरे ऑक्सीजन ने वही जिस तरह से नाइट्रेट आयन के अंदर पेयरिंग करके बनाया था, तो यहां पे बना लिया ऐसा वाला ऑक्सीजन, ये सिग्मा बन गया, ये सिग्मा बन गया, सिग्मा कोऑर्डिनेट, है ना। और अब बच रहा है इसके पास NO2, हो गया खत्म। अब एक डब्बा बच रहा है और वो ओड इलेक्ट्रॉन है, ये डब्बा बच रहा है और वो क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन है, ये डब्बा बच रहा है और ये क्या है आपका, ओड इलेक्ट्रॉन है। ये लो NO2 इस तरह से बनता है, NO2 ओड इलेक्ट्रॉन है, ये बच गया लास्ट में एक, ये वाला ओड बन गया, ये देखो बन गया ना ये, ठीक है। तो इसीलिए इसके अंदर जो आप कहते हो, एक सेकेंड, यस, तो एक सेकेंड, तो ये बन गया आपका क्या, ये डब्बा सिंपल, ये ओड इलेक्ट्रॉन, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा जो अलग से दिख रहा है वो यहां आ गया, ये ओड इलेक्ट्रॉन का डब्बा है, ठीक है, बच गया इसमें एक, ये है, ठीक है भाई। तो अब आपके समझ में आएगी बात कि इसमें पहला पॉइंट नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट बेंट शेप, तीसरा पॉइंट बेंट शेप है, तीसरा पॉइंट क्या होगा बताओ जरा, तीसरा पॉइंट क्या होगा, चलिए और कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। बता रहा था मैं, जैसे बेंट शेप आपको दिख रहा है कि ये बेंट है, ठीक है, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज प्रेजेंट, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दिख रहा है आप सबको, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है और ये ब्राउन कलर गैस होता है, क्या होता है, ये ब्राउन कलर्ड गैस होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ब्राउन कलर्ड गैस होता है। दूसरा ये एसिडिक ऑक्साइड है, आप सभी जानते हो, जो है पीरियोडिक टेबल में बताया हुआ है, N2O न्यूट्रल होता है, NO न्यूट्रल होता है, बट दिस इज NO2, है ना, एसिडिक ऑक्साइड है, कैन कोज एसिड रेन्स, है ना, एसिड रेन जो है वो बना सकता है। कैसे बनाएगा कि जब ये पानी के साथ मिलता है तो ये HNO3 एसिड बना लेता है बेटा, जब NO2 जो है वो पानी के साथ मिलता है, H2O के साथ मिलता है, तो डिसप्रपोर्शनेट होता है, यानी NO प्लस HNO3 बनाता है, इसीलिए ये एसिड रेन कोज करता है। यानी कि NO2 गैस अगर एनवायरमेंट में है और अगर वो बारिश यानी पानी के साथ मिक्स हुआ
तो वहां डिसप्रपोर्शनेशन होता है। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब होता है बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहां पे +2 हो गई, यहां पे +5 हो गई। अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 और 5 में टूट जाना, यह कहलाता है डिसप्रपोर्शनेशन। क्या कहलाता है बेटा? डिसप्रपोर्शनेट हो जाना। सो एक पॉइंट और हमको समझ में आया कि इट डिसप्रपोर्शनेट इनटू एक्वस मीडियम। इस एक रिएक्शन से आपको दो चीजें समझ आती है। क्या? पहला, ये एसिड रेन कैसे बनाता है, एसिड रेन कैसे कॉज करता है। दूसरा, ये डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है एक्वस मीडियम में। तो इसका मतलब है हम अगला पॉइंट और बढ़िया पॉइंट लिख सकते हैं। यहां पे एक खतरनाक पॉइंट और आ गया हमारे पास। कौन सा खतरनाक पॉइंट आया? हम डिसप्रपोर्शनेशन दिखा सकते हैं इसका। शो NO2 disproportionation in aqueous medium, है ना। ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो गया। देखो 4 से 2 में और 5 में, डिस्प्रोपोर्शनेट समझते हो? अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से कम और ज्यादा दोनों में टूट जाना कहलाता है बेटा डिस्प्रोपोर्शनेट। ये हो गई सारी बातें इसके बारे में। NO2 के बारे में आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया ये बेंट होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ब्राउन कलर गैस होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, इस वजह से ये एसिड रेन कॉज कर सकता है। NO2 जो है वो पानी में डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकता है ना। और यहाँ पे और एक सबसे बड़ा और सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ना। इट डाइमराइज, है ना, इट डाइमराइज इनटू N2O4, है ना। इट डाइमराइज एंड फॉर्म, एंड डाइमराइज एंड फॉर्म N2O4। डाइमर बनाएगा तो क्या होगा? N2O4 ही होगा। ये देखो, है ना, NO2 प्लस NO2 और क्या बन जाएगा? N2O4 बन जाएगा बेटा। NO2 प्लस NO2 क्या? NO2 प्लस NO2 क्या बन जाएगा? N24। इट डाइमराइज एंड फॉर्म N2O4 इन, अच्छा, ये गैस है बेटा, आपको भी पता है कि ये क्या है? गैस है। गैस को पास लाना है, गैस को पास लाना है तो टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस जो है वो और ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगी। यानी कि पास लाना है, और गैस को पास लाना है तो प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। तो कौन सी दो कंडीशन है जिसमें NO2 का डाइमराइजेशन अगर हम करवाना चाहते हैं, तो कौन सी दो कंडीशन है जिसमें इसका डाइमराइजेशन होगा? तो वो दो कंडीशन है इन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशन। तो यहां पे सिंपल सी बात है कि अगर यहां पे लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है तो ये N2O4 में, सिंपल एक फंडा, मतलब आप नहीं जानते ये सब, हालांकि आपने पूरी फिजिकल पढ़ी है, नो डाउट आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बट मैं इतना जानता हूं कि दो गैस के मॉलिक्यूल को पास लाकर अगर चिपकाना है तो प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा। यानी कि इट डाइमराइज एंड फॉर्म N2O4 इन लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, तो क्या कंडीशंस होनी चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए लो, और ये। अब इसके बाद एक आता है बॉन्ड एंगल। इसके बाद क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है इसका क्या आता है? वो आता है बॉन्ड एंगल इन NO2, है ना। मतलब बॉन्ड एंगल इन NO2, ये अच्छा सवाल है और यहां से सवाल आ सकता है। ये एक अच्छा पॉइंट है जहां से सवाल पूछा जा सकता है। देखो ये रहा NO। अच्छा, मैं आपको तीन कंडीशन समझाता हूं। अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ बॉन्ड हो तो थीटा कितना होता है? 120 डिग्री। अगर नाइट्रोजन के तीनों तरफ बॉन्ड हो तो थीटा कितना होता है? 120 डिग्री। अगर नाइट्रोजन के दो तरफ बॉन्ड हो और एक तरफ लोन पेयर हो, एक तरफ क्या हो? लोन पेयर हो। बात को समझना, यहां है लोन पेयर, यहां क्या है बेटा? लोन पेयर। तो थीटा कितना होगा? लेस देन 120 डिग्री। बिल्कुल बात समझ में आ गई, ठीक है। और अगर और अगर ये वाला थीटा आपका 120 डिग्री हो गया, यहां पे थीटा आपका थोड़ा कम हो गया, और अगर यहां पर तीसरी कंडीशन एक आंख का ही भूत हो, अगर एक आंख का ही भूत हो, एक आंख का ही भूत हो। अब ये दो आंख का भूत है मतलब लोन पेयर है, वो सब तो तुमको पता ही था। अब यहां प्रॉब्लम पता है क्या हो गई? यहां तो एक ही है NO2 के केस में, तो ये जो थीटा होता है, ये थीटा क्या होता है? ये थीटा
ये थीटा जो है इसका रिपल्शन, ये जो रिपल्शन है, ये जो रिपल्शन है, ये रिपल्शन जो है वो यहां पे देखना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये रिपल्शन का एक ऑर्डर आपने सबसे कमजोर किसको माना था? बॉन्ड पेयर को माना था। कब? जब हमने कंपेयर किया था लोन पेयर 1 नंबर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 2 नंबर, बॉन्ड पेयर 3 नंबर। आज हमने एक चौथा केस ढूंढा, और चौथा केस ये है कि अगर बॉन्ड पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है बेटा, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, इसीलिए तो थीटा 120 डिग्री से कम हुआ। ये वाला रिपल्शन ज्यादा होता है, ये वाला रिपल्शन ज्यादा होता है। इस केस में ये रिपल्शन ज्यादा है, इसीलिए थीटा कम हुआ। लेकिन इस केस में ये वाला रिपल्शन कम हो गया तो नीचे वाला खुलेगा, और नीचे वाला खुलेगा तो थीटा इज ग्रेटर देन 120 डिग्री। तो हम यहां लिख सकते हैं सीधी सीधी बातों, यहां पे हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? यहां पे अगर हमको थीटा लिखना है तो हम थीटा के बारे में क्या लिख सकते हैं? यहां हम थीटा लिख सकते हैं बेटा कि ये थीटा जो है ये 120 डिग्री से तो ज्यादा होगा, लेकिन 180 डिग्री से कम ही होगा। भाई ये खुलेगा, क्यों? क्योंकि ऊपर कमजोर है। जैसे ही इन बॉन्ड पेयर को पता लगा, ये बॉन्ड पेयर थे, घबराए हुए थे, ऊपर लोन पेयर है। जैसे ही इन बॉन्ड पेयर को पता लगा कि अब ऊपर लोन पेयर नहीं है, कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जिसको ये दुनिया ऑड इलेक्ट्रॉन बोलती है। बोले क्या बात करा? बोला हाँ। कह रहा आजकल तभी तो दबाव ऊपर से कम हो रहा है। कह रहा अच्छा, तो फिर अपन को तो खुलना पड़ेगा। तो ये नीचे वाले और चौड़ में आ गए। लगभग ये जो थीटा है, ये थीटा 120 डिग्री से लगभग 134 डिग्री के आसपास होता है। तो NO2 का बॉन्ड एंगल वाकई बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि ना तो 120 डिग्री है ना 180 डिग्री है, ये उन दोनों के बीच में करता है। यानी कि यहां पे जो NO2 का बॉन्ड एंगल होता है वो लगभग, आपको याद रखना है कि बॉन्ड एंगल ONO बॉन्ड एंगल इन NO2 इज लेस देन more than 120 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। यानी कि अब अगर मैं आपको कल वाले लेक्चर की जो हमने एक पूरा लिखा था, अब हम इन सारी स्पीसीज को उठा लेते हैं। आओ, एक NO2 प्लस उठा लिया हमने, N2O हम NO प्लस उठा लिया, फिर हमने यहाँ पे मान लिया, हमने यहाँ पे क्या ले लिया? NO2 ले लिया, फिर हमने यहाँ NO3 माइनस ले लिया, फिर यहाँ हमने NO2 माइनस ले लिया। अब मैं इसको बीच में NO2 रख के भी कंपेयर करवा सकता हूं आपको। अब ये पूरा एक ही पूरा NO2 NO3 का कॉम्बो पैकेट आ गया, वापस कॉम्बो आ गया बेटा। अब जब कॉम्बो आ गया तो पता है कि ये लीनियर है, ये ज्यादा होगा। ये अभी इसमें हमने सब कुछ देख लिया, ये 120 डिग्री होता है, ये थीटा जो है वो ये बेंट है, तो इसका थीटा लेस देन 120 डिग्री होगा। ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, तो ये ज्यादा ही होगा इससे। और ये क्यों ज्यादा हुआ? क्योंकि अभी इतनी माथा फोड़ी करने के बाद हमको ये पता चला कि इसका जो थीटा है वो 120 डिग्री से ज्यादा होता है। थीटा जो है वो, इसका जो थीटा है वो क्या होता है? इसका जो थीटा है वो 120 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है, इसीलिए ये यहां पे आ गया बीच में। अब ये आपकी कंप्लीट एक ऑर्डर बन गया, मतलब ऐसा जिसमें NO2 को भी अगर साथ में क्लब करें तो भी आप जवाब दे सको। ठीक है, अभी तक मैंने NO2 को बीच में ऐड नहीं किया था। जो बॉन्ड एंगल हमने किया, हमने उसको NO2 को ऑर्डर बीच में नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि मुझे सिखाना था, अब मैंने सिखा दिया है। तो ये जो है ये बॉन्ड एंगल है। क्लियर है भाई? तो ये आपकी सारी बातें NO2 से रिलेटेड जितनी बातें थी वो सारी सिखा दी मैंने। NO2 से रिलेटेड जितनी बातें थी वो सब सारी जो है वो हम सिखा चुके हैं। क्लियर है? आगे चल सकते हैं बेटा? चलो, NO2 खत्म, और NO2 के साथ हमारा ये वाला पॉइंट भी खत्म, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ऐसे समझ लो, हाइब्रिडाइजेशन
hybridization in some important solid molecules. सम इंपॉर्टेंट है, वैसे आपके सिलेबस के हिसाब से तो केवल एक ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं सबसे पहले बना दूंगा PCl5। एक ही इंपॉर्टेंट है PCl5। जब तक PCl5 गैस बोले, इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपसे सवाल पूछे कि PCl5 सॉलिड ऐसा बोले, PCl5 क्या बोले, सॉलिड बोले, तो जैसे ही PCl5 सॉलिड बोले आप उसको यूं मानिए कि वो PCl5 सॉलिड दो टुकड़ों में बना हुआ है, PCl4 प्लस और PCl6 माइनस। उसके अंदर दो यूनिट है, कैटाइनिक पार्ट, एनाइनिक पार्ट और हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, इनके फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट देखने पड़ेंगे। कैटाइनिक पार्ट और एनाइनिक पार्ट जो है वो इनके बीच में, और इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्यों होता है, ये कैटायन है, ये एनायन है, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है बेटा, Na प्लस Cl माइनस, क्या होता है, आपका आयनिक बॉन्ड ही होता है। तो इनके बीच में भी आयनिक बॉन्ड है, इनके भी बीच में क्या है, इंपॉर्टेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा वो। ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलोगे तो कभी इससे बाहर आपका आएगा ही नहीं। अब बात आता है कि जो ये आपका ये क्या है, ये कैटाइनिक पार्ट है, और ये आपका क्या है, एनाइनिक पार्ट। अब आप खुद देखो, ये कैटाइनिक पार्ट क्या है, ये Ab4L0 है, यानी कि टेट्राहेड्रल हो गया, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा, sp3 हो जाएगा। ये एनाइनिक पार्ट है, अगर आप निकालोगे तो ये Ab6L0 है, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा आपका, sp3d2 आ जाएगा। तो ये जो दो डी होंगे ये कौन कौन से होंगे, ये अब बताने की जरूरत नहीं है, ये dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर होंगे। तो आपसे डायरेक्ट पूछ ले PCl5 सॉलिड के एनाइनिक पार्ट में, है ना, एनाइनिक पार्ट में बताइए कौन सा डी यूज होगा, तो ये वाला यूज होगा। इसके अंदर जितनी PCl बॉन्ड लेंथ है, इसके अंदर भी ऑल PCl बॉन्ड्स आर इक्वल, और इसके अंदर भी ये सेम चीज है, ऑल PCl बॉन्ड आर इक्वल, बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। लेंथ नहीं लिखा क्या, उधर लिख देंगे, इसमें भी इक्वल है और उसमें भी इक्वल। इन दोनों के आपस में बराबर नहीं है, मैं कह रहा हूं इसमें जो 4 है वो बराबर है, और इसमें जो 6 है वो बराबर है ना, इसमें जो 4 है वो बराबर है, और इसमें जो 6 है वो बराबर है, दोनों चीजें, ठीक है भी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इन PCl5, है ना, इन PCl5 ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ हो, आप समझना मेरी बात को, एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिखता हूं, देखिए स्टेटमेंट लिखिए, इन PCl5 all PCl bond lengths are इक्वल। ट्रू और फॉल्स, जल्दी बताइए, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर मैं फिर सिर्फ लिख रहा हूं कि ऑल इन PCl मॉलिक्यूल ऑल PCl बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, तो मैं यहां पे लिख दूंगा ये फॉल्स है, कारण वो उसने सॉलिड नहीं बोला है। और जब नॉर्मल बोलेगा, जब कुछ नहीं होगा, जब कुछ नहीं लिखा होगा, तो ये गैसियस होगा। जब कुछ भी नहीं दिया हो, जब कुछ नहीं लिखा हो, कुछ नहीं, जब तक, हाँ, अगर PCl5 सॉलिड बोला, क्रिस्टलाइन PCl5 बोला, सॉलिड स्टेट PCl5 बोला, इन सब का मतलब होता है, इन सब का मतलब होता है PCl4 प्लस और PCl6 माइनस, और इनमें सारी, इनमें जो है इस केस में ऑल PCl बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। तो शब्दों पे ध्यान देना, इस केस में हम बोल देंगे कि ये ट्रू है,
इस केस में ये ट्रू है। जब तक कि वो सॉलिड ना लिखें, सॉलिड छोटा सा अंदर मेंशन ना करें, क्रिस्टलाइन PCl5 ना बोलें, ये जब तक ये सब नहीं बोलेगा, ये अलग केस है, ऊपर वाला अलग केस है। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है, जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो वो गैसियस होता है। वो क्या होता है? गैसियस। और गैसियस का मतलब है ये होता है आपका ये वाला AB5L0, यानी कि ये होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल sp3d। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और हमको पता है कि एक्सियल वाली लंबी होती है। लेकिन जब कुछ नहीं बोले तो आज से पहले हम जिस PCl5 को जानते थे, बिना उसके नीचे कुछ, वो गैसियस के लिए गैसियस नहीं बोलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा प्लीज। गैसियस के लिए मेंशन नहीं किया जाता है। जब कुछ नहीं बोला है तो वो गैसियस है, इसके लिए वो मेंशन करेगा। PCl5 सॉलिड बोलेगा, क्रिस्टलाइन PCl5 बोलेगा, या PCl5 इन सॉलिड स्टेट प्रॉपर लिख कर देगा। जब आपको वो ऐसा करके देगा तो आपको सोचना है कि हाँ मेरे पास दो टुकड़े। ठीक है, इसी तरह से और क्या क्या चीज है और देख लेते हैं, और क्या क्या चीज है, आइए और क्या क्या चीज है। तो PBr5 दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम। सेकंड नंबर एग्जांपल हम ले लेते हैं PB। अब इनको आप इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ोगे क्योंकि हमारे काम का वही है। एक PBr5 सॉलिड हो गया, तीसरा मान लीजिए N2O5 जो है वो सॉलिड हो गया, ज्यादा से ज्यादा वो ये पूछ सकता है। चौथा जो है वो N2O4 सॉलिड हो गया। पांचवा हम अगर ले लें ज्यादा से ज्यादा तो XCF6 अगर वो सॉलिड स्टेट में पूछ ले तो हो गया। 6 नंबर अगर वो पूछ ले, है ना, 6 नंबर अगर वो पूछ ले Cl2O6 जो है वो अगर हम देख लें तो वो सॉलिड हो गया। इतने सारे एग्जाम्पल बहुत हैं, इससे ज्यादा होने को बहुत कुछ होता है बेटा, लेकिन उसे इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना काफी है। तो कुल मिला के ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे होने को मैं कह रहा था कि और भी होते हैं, बट इनमें आपको खाली बस इनके वो जो है टुकड़े याद रखने। लाइक PBr5 सॉलिड जो है वो PBr4 प्लस एंड Br माइनस होता है। N2O5 की अगर हम बात करें तो ये NO2 प्लस और NO3 माइनस होता है ना, और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। यहाँ पर अगर N2O4 सॉलिड की बात करें तो ये NO3 माइनस तो कॉमन ही रहेगा, बस इधर जो है वो NO प्लस हो जाएगा। मतलब एक ऑक्सीजन, ये 2 और 3 5 है, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, बस एक इधर NO प्लस हो जाएगा। ठीक है, FCF6 की बात करोगे तो ये XCF5 प्लस और F माइनस जो है वो हो जाएगा। Cl2O6 की बात करोगे तो ClO2 प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये ClO4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, हो गया Cl2O6, ClO4 माइनस, ClO2 प्लस और ClO4 माइनस, इस तरह के कुछ टुकड़े जो हैं वो। और इन सब के बीच में आप आयनिक बॉन्ड होता है, इन सब के बीच में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड होता है। ये आपका कैटायनिक पार्ट है इस तरफ, ये आपका एनायनिक पार्ट है। आप सिंपल पार्ट ध्यान रखिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp3 है, टेट्राहेड्रल है, इसका कुछ नहीं होगा, इंडिविजुअल आयन है। ये आपका sp है, लीनियर है, और ये आपका sp2 है ना, ट्राइगोनल प्लेनर है, इसका कुछ नहीं होगा, ये इंडिविजुअल आयन है। ये आपका अगेन sp2 हो गया, है ना, और ये कितना हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका हो गया, ये AB5L1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये sp3d2 हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, AB5L1 हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, और इसका इंडिविजुअल आयन है, कुछ नहीं होगा। इसी तरह से आप ClO2 प्लस का और ClO4 माइनस का भी निकाल सकते हो। ये sp3 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका sp3, ये भी sp3 होगा। कारण क्या है, ये है AB2L2 बनेगा ना बेटा, ये 6। ठीक है, और ये आपका जो है ClO2 प्लस, एक सेकेंड, ये क्या बनेगा आपका, ये हो गया आपका, इसमें से 5 में से ही गए, 4 आ गए, तो ये बनेगा आपका AB2 जो है वो L1 बनेगा, ये बेंट बनेगा, बेंट। ठीक है, AB2L1 बनेगा, sp2 बनेगा, ये बेंट, और ये बनेगा आपका टेट्रा sp3। आप इस तरह से इनके भी लिख सकते हो, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, sp लीनियर, ये आपका क्या हो जाएगा, टेट्रा। जो इंडिविजुअल आयन है उनके हम हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपका स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल।
इंडिविजुअल आयन का कुछ नहीं है। तो सिंपल है, जो आयंस जो इस तरह से जिनमें हाइब्रिडाइजेशन कंसिडर होता है उनमें हम कर लेते हैं, जिनमें नहीं है उनमें हम छोड़ दिया। ठीक है भाई, समझ गए? तो sp2 और sp3 हो गया, ClO2 प्लस और ClO2 ClO4 माइनस। तो ये सिर्फ आपको ध्यान रखना है। मेरे को पता है कि इस टॉपिक में से अगर सवाल आएगा तो वो डेफिनेटली PCl5 सॉलिड होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और अब तो मुझे इसके चांसेस भी कम लगते हैं, बिकॉज पी ब्लॉक को डिटेल में नहीं पढ़ना है अब बहुत ज्यादा। तो पी ब्लॉक को लेकर आप इतना ज्यादा टेंशन ना ले, जितना पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, क्या करना है, पूरा पढ़ाना है, आधा पढ़ाना है, 80% पढ़ाना है, 70% पढ़ाना है। जब नंबर पी ब्लॉक का आएगा तो अपने आप आपके सामने आ जाएंगे लेक्चर्स, जो मैं पढ़ा रहा होऊंगा वो पढ़ लेना, दैट्स इट। आपको अभी से पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर मुंह मारने की जरूरत नहीं है आपको, वन शॉट देख लूं, ये देख लूं। आप अपने बैच में पढ़ रहे हैं, मेरी स्पीड से पढ़िए, है ना? जिस स्पीड से आप सीख रहे हो, अचानक से आप गियर गाड़ी का मत बदलिए। अचानक से बच्चे को लगता है कि हट, ये तो मैं नहीं कर रहा, मैं तो वन शॉट से ही कर लूंगा। इस टाइम पर कंफ्यूज मत होइए, एक बैच को फॉलो करिए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए। आप, मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंसी की जरूरत पड़ती है नीट में, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर आप बार बार इधर उधर कह रहे वन शॉट देख लूं, 1 घंटे का रिवीजन देख लूं, 10 घंटे का रिवीजन देख लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, आप अपने दिमाग को थोड़ा पहले शांत कीजिए। एक रास्ता चुनिए जिस पर चलिए, ठीक है, और उसी पर बने रहिए। इधर उधर दूसरी फालतू चीजों से डिस्ट्रैक्शन जो है वो अगर होगा तो एंड टाइम पर जो है आपका टाइम कम है, हो सकता हो आप 10 दिन वन शॉट देखने के बाद ये सोचो कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं वन शॉट हेल्पफुल होते हैं बट ओनली फॉर द रिवीजन। अगर आप जीरो से शुरुआत करते हो तो वन शॉट से आपके 720 में से 350 नंबर आ जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप जीरो से शुरुआत करते हो, सिर्फ वन शॉट से ही पढ़ना चाहते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, आप 350 नंबर ले आओगे 720 में से, और खुश भी हो जाओगे, बोल नंबर आ गए हमारे, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन के लिए है वो सीरीज, है ना? आप समझिए इस बात को, आप जितना अच्छे से समझे, बहुत ज्यादा मैं नहीं बोल सकता, ठीक है, मेरा काम है, मैं वो भी करूंगा, मैं खुद पढ़ाऊंगा वन शॉट में, क्यों बोलूं उसको कि बुरा है वो, लेकिन मैं बोलूंगा कि वो ज्यादा यूजफुल है इन केस ऑफ रिवीजन। अगर आपका पहले एक बार पढ़ा हुआ है, उसके बाद आप वन शॉट से रिवीजन करते हैं, देन डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको। आइए, अब बात आती है कॉन्ट्रैक्शन नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल की, बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्शन नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नॉन कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन नॉन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहली चीज, अगर कोई सेंट्रल एटम अपने हाइब्रिडाइजेशन में डी को यूज करता है तो वो सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए। मेरा सवाल क्या है, मेरा स्टेटमेंट क्या है, वो सुनिए वापस। मेरा स्टेटमेंट है, इफ सेंट्रल एटम wants to use its d orbital into hybridization, then they मतलब d orbitals must be sufficiently contracted। वो सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब है, सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है एनर्जी गैप should be, must be less for easy mixing with S and P। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन में sp3, आप किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन में ये कंसीडर करते हैं? ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये किसके लिए है? इन केस ऑफ
sp3d, sp3d2, sp3d3 टाइप हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो ये किस केस में काम आएंगे? sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सो दिस पॉइंट इज ओनली वैलिड फॉर दिस। जो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये कहां वैलिड है? जब आप किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन सोचते हो, ऐसा हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डी की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं पे sp3 है, sp2 है, sp है, डी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर हम ये सोचेंगे ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन करवाना है नहीं करवाना है, कब कॉन्ट्रैक्शन होगा कब नहीं होगा, हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमें डी चाहिए ही नहीं। लेकिन अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन में डी की जरूरत पड़ती है तो वो किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं? पहला हाइब्रिडाइजेशन जिसमें डी आता है वो sp3d है, उसके बाद sp3d2 और उसके बाद sp3d3। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशंस की अगर हम बात करते हैं तो उस केस में फिर हमको देखना पड़ता है कि डी कब यूज होगा और कब नहीं। अच्छा, पहली चीज, वो सेंट्रल एटम अगर सेकेंड पीरियड का है तो ये पॉइंट खत्म ही हो गया। दिस पॉइंट इज नॉट वैलिड फॉर द सेंट्रल एटम बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड बिकॉज they don't have d orbital in their valence shell। उनके पास d orbitals होते ही नहीं है उनके valence shell में। so this point is not valid, this point is not valid for the second period, this point is only valid for the central atom which belongs to third period and onwards। यानी कि थर्ड पीरियड के बाद तीसरा पीरियड और उसके बाद जिनके पास डी ऑर्बिटल होते हैं हम उन्हीं के लिए बात करेंगे। सेकंड पीरियड वालों के पास डी होता ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। यानी कि सर कभी भी सेकंड पीरियड का सेंट्रल एटम होगा तो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े हो। अगर कोई सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का है आप कभी भी उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d2 और sp3d3 देख ही नहीं सकते क्योंकि डी लाएगा कहां से? डी होना चाहिए उसके पास। तो अभी तक अगर आपने कभी ये तीनों हाइब्रिडाइजेशन नोटिस किए हुए हो, है ना, आपने इतने सारे एग्जाम्पल किए हैं, 1-2 मिनट लगेंगे, रुक के वीडियो को रोक के जरा देखो। जिस किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, sp3d2 या sp3d3 है उसका सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता सेकंड पीरियड का, वो आपको थर्ड पीरियड का ही मिलेगा। मोस्टली हमने थर्ड पीरियड ही लिए हैं इसलिए आपको थर्ड पीरियड मिलेगा, होने को फोर्थ पीरियड भी हो सकता है। तो अगर आप इन हाइब्रिडाइजेशंस के बारे में सोचते हो ये कभी सेकंड पीरियड वाले शो नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव डी ऑर्बिटल्स, वो उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं है। तो इसीलिए एक अच्छा जुगाड़ आपको मिल गया कि कभी भी सेकंड पीरियड वाले सेंट्रल एटम के ये वाला हाइब्रिडाइजेशन हो ही नहीं सकते। ठीक है, फिर बात आती है कि अगर ऐसा है क्यों, तो मैं ये बोलता हूं कि अगर मान लो यहां पे कोई सेंट्रल एटम बैठा है जिसको हमने लिख दिया ए सेंट्रल एटम लिख दिया। क्या लिख दिया हमने? ए सेंट्रल एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है, बिल्कुल न्यूक्लियस है। यहां पे एक एस होगा, ठीक है, एस होगा, फिर यहां पे पी होगा, पी होगा, और फिर यहां पे क्या होगा? यहां पे जो है वो डी होगा। ठीक है, मान लिया अगर वो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है तो उसके पास एस भी होगा, पी भी होगा और डी भी होगा। अगर ये चाहता है, अगर ये चाहता है कि यहां पर इसकी मिक्सिंग हो जाए, है ना, तो ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है वो क्या होना चाहिए? एनर्जी गैप जो है मस्ट बी लो। ये जो एनर्जी गैप है ये आपका क्या होना चाहिए? मस्ट बी लो, एनर्जी गैप कम होना चाहिए ताकि एस और पी के साथ इसकी मिक्सिंग आसान हो जाए। और ये कब पॉसिबल है ना, एनर्जी गैप कब पॉसिबल है? जब ये सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड हो। सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड कब होगा? जब इन ऑर्बिटल्स पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। अगर ये अट्रैक्शन बढ़ेगा, अगर यहां पर अगर हम बात करें तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो अट्रैक्शन जो है वो भी क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज होगा, और अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो डी पास आएंगे। मिक्सिंग आसान हो जाएगी। यानी कि यहां पर जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा? यहां पर जेड इफेक्टिव कब बढ़ेगा? ये जेड इफेक्टिव मैंने लिखा है, ये कब बढ़ेगा? व्हेन
positive charge partial when partial positive charge increases on central atom, which is possible in when surrounding atom is high En। सराउंडिंग एटम जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, समझो बात को। अगर किसी सेंट्रल एटम पे ये ए सेंट्रल एटम है और ये इसके बी है, अगर मैं बोलूं कि बी की जो En है when En of B is greater than En of A, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, यहां पार्शियल नेगेटिव आएगा, और यहां पर अगर पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, इस वजह से इसकी जो पावर है, अट्रैक्शन पावर है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन पावर जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हमको ये समझ आया कि इफ सेंट्रल एटम वांट्स टू यूज इट्स डी ऑर्बिटल इनटू हाइब्रिडाइजेशन, देन दे मस्ट बी sufficiently contracted, and it is only possible when surrounding atom is high En। ये जब कब पॉसिबल है, जब सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, है ना। तो अब आपको कुछ बातें समझ आ गई होगी कि ये सब क्या है। जब इसकी पावर बढ़ेगी तो ये डब्बों को खींचेगा अपनी तरफ, ऑर्बिटल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एनर्जी गैप जो है वो क्या हो जाएगा, कम। अगर ये डी के डब्बे इनके पास आएंगे, ये वाला गैप घटेगा। जब ऑर्बिटल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आपस में उनका एनर्जी गैप घटता है, और जब ऑर्बिटल्स में एनर्जी गैप घटता है तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन की पहली कंडीशन ही यही पढ़ाई थी कि अगर आपको जिन ऑर्बिटल को मिक्सिंग में लाना है, जिन ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करना है, उनके बीच में बहुत ज्यादा एनर्जी गैप नहीं होना चाहिए। तो यहां पर भी यही कंडीशन है, अगर डी के बीच में, डी और एस और पी और डी के बीच में बहुत ज्यादा गैप है तो वो मिक्स नहीं हो पाते। तो इसीलिए यहां पर मिक्सिंग की एक कंडीशन को ध्यान में रखा गया, वही बेसिक कंडीशन जो आपको हाइब्रिडाइजेशन के पहले दो स्टेटमेंट में देखने को मिलती है कि कम एनर्जी गैप वाले और लगभग सेम एनर्जी गैप वाले ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। यहां पर भी हमारे पास यही चैलेंज आया, है ना, कि यही हमको फेस करना पड़ा कि अगर ये गैप ज्यादा है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और अगर ये गैप कम हो जाता है तो हम डी का यूज कर लेंगे। और जब हम डी का यूज कर लेंगे तो इसका मतलब है वो पास आ गए हैं, वो सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड है, और वो तभी हो सकते हैं जब सेंट्रल एटम उनको खींचना शुरू करे। और सेंट्रल एटम खींचना कब शुरू करेगा, जब उसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अप्रोच करना शुरू कर दे। यानी कि वो जब बॉन्ड बना रहा है तो वो ऐसे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो इसके ऊपर साथ के साथ पैरेलली साइमल्टेनियसली ये सब काम एक साथ होता है। हम वेट नहीं करते कि इसका ये कर लो उसका ये कर लो, पहले सेंट्रल एटम को वेट करो, पहले सराउंडिंग एटम को आने दो, नहीं। जब सराउंडिंग एटम्स आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ हो रहा है, फाइनली हमारे सामने एक मॉलिक्यूल होता है जिसका हम फ्लैशबैक देखते हैं। केमिस्ट्री का मतलब फ्लैशबैक है। हमारे सामने मॉलिक्यूल है, बना हुआ है, हम सिर्फ फ्लैशबैक स्टोरीज चलाते हैं। हम देखते हैं कि ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सारे अजम्पशंस होते हैं कि पहले ये हुआ होगा फिर ये हुआ होगा, सब एक साथ हो जाता है। हमारे पास तो फाइनली एक मॉलिक्यूल होता है जिसको हम जिसके बनने को हम बार बार ऐसे देख रहे होते हैं कि पहले एस मिक्स हुआ होगा, पी मिक्स होगा, डी मिक्स होगा। तो ये हम स्टेप्स बना रहे हैं, बेसिकली ये सारा काम एक साथ होता है। हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है, मिक्सिंग चल रही है, उसी वक्त अप्रोच भी हो रही है, सराउंडिंग एटम्स अप्रोच भी कर रहे हैं, तो ये सब एक साथ होने वाली चीजें है ना। तो ये बस समझाया है आपको, इस तरह से होता है। अब इसका यूज क्या है, अब इसका यूज ये है कि अब समझो, जुगाड़, एमडीजे वही है, एमडीजे तो वही है। सराउंडिंग एटम अगर
इफ सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन है, if surrounding atom is hydrogen, then mixing of D is not possible. तो इसीलिए, है ना, इसलिए दैट्स वाई एंड स्पीसीज डू नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, XCF6 आप सबने सुना है, आपने SF6 सुना है, आपने PF5 सुना है, आपने PCl5 सुना है, बट अगर मैं यहां लिख दूं कि XCH6 नहीं होता, मैं लिख दूं SH6 नहीं होता, आप यहां इसको SF4 भी लिख दो, है ना, नहीं होता, ये SH6 नहीं होता, SH4 नहीं होता, PH5 नहीं होता, है ना, PH5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सारी नॉन एग्जिस्टिंग है, ये सारी क्या स्पीसीज है बेटा, ये नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज है, ये नॉन एग्जिस्टिंग, और ये आपकी एग्जिस्टिंग। क्यों? क्योंकि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp3d3 आएगा, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d3 ही होना चाहिए, लेकिन वो हो ही नहीं सकता क्योंकि D तो मिक्स होगा ही नहीं, D तो जो है वो इसमें मिक्स हो ही नहीं सकते। इसमें भी सेम चीज है, अगर ये है तो ये sp3d2 होगा, ये sp3d होगा, लेकिन इधर ना तो sp3d2 यूज ही नहीं हो सकते, इसके अंदर sp3d जो है वो यूज ही नहीं हो सकता, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये आपका sp3d होता है, दोनों के दोनों इसमें आपके sp3d होते हैं, ये तो दोनों sp3d होते हैं, है ना, बिल्कुल। लेकिन यहां पे अगर आप sp3d की बात करोगे तो वो D का यूज ही नहीं हो सकता, तो D लाएगा कहां से, ला ही नहीं सकता ना D तो फिर कैसे काम चलाओगे? तो PH5 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, PH5 जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, इतनी जो है वो क्या बोलते हैं, बनेगी नहीं, D का काम ही नहीं होगा। तो ऐसे खूब सारे, जैसे XCF4 है, आप उसका भी सोच सकते हो, सेम चीज ऐसा आप XCF4 के बारे में भी सोच सकते हो। देखो अगर मैं लिख दूं XCF4 लिख दूं, मैं XCF2 लिख दूं, तो ये आपका sp3d2 है, ये आपका sp3d है, बट अगर मैं लिख दूं XCH4 नहीं करेगा, मैं लिख दूं XCH2 तो वो भी आपने नहीं देखा, उसका कारण है इसमें sp3 तक तो ठीक है पर ये दो d2 काम ही नहीं आएंगे, इसमें sp3 तक तो ठीक है पर ये D काम में आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जब अप्रोच कर रहा है तो सराउंडिंग एटम की EN कम हो गई, है ना, जब हाइड्रोजन है तो उसकी लो EN है, हाइड्रोजन है तो ये लो EN एलिमेंट है, इस केस में ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, लो EN की वजह से ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरह से हमने कोवेलेंसी के बेस पर एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग सीखा था। आज हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल पर ऐसी स्पीसीज जो एग्जिस्ट नहीं कर सकती वो आपके सामने है, सिर्फ हाइड्रोजन के होने की वजह से। मिसकंसेप्शन ये कर लेता है बच्चा इस जगह पे आके, उसे लगता है कि अगर सराउंडिंग में हाइड्रोजन है तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर सराउंडिंग में हाइड्रोजन है तो CH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे भाई इसका हाइब्रिडाइजेशन ही sp3, मुझे नहीं चाहिए D, मुझे D की जरूरत नहीं है, मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन NH3sp3 NH4 प्लस sp3, मुझे D की जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसे थोड़ी बोल दूंगा कि हाइड्रोजन सराउंडिंग में तो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब हमें D की जरूरत पड़े, हाइब्रिडाइजेशन में D का यूज आए और हाइड्रोजन अप्रोच करे तो एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों बातों में फर्क है, इसलिए गलत कॉन्सेप्ट बिल्ड मत कर लेना अपने दिमाग में बेटा। ओके चले आगे। चलिए तो हमने बेसिकली अभी तक ये एग्जिस्ट, आपको पता है एग्जिस्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग हम देख चुके हैं, हम इम्प्रॉपर कोवेलेंसी की वजह से भी देखे थे। तो आप अगली स्लाइड पे मैं आपको बताता हूं कि नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज के रीजंस होते हैं, नॉन एग्जिस्टेंस के रीजंस होते हैं, है ना, है ना, नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज है और मेनली 3 रीजंस होते हैं।
इम्प्रॉपर कोवेलेंसी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप कोवेलेंसी वाले पार्ट में मैंने आपको ढेर सारी चीजें बता दी। NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अंदर मेनली हमको ध्यान रखना है, फर्स्ट वाले रीजन में हमको ध्यान रखना है कि सेकंड पीरियड की जो कोवेलेंसी है वो 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये कोवेलेंसी वाला हमने वहां पढ़ा है। नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल हमने जस्ट इससे पहले अभी यही डिस्कस किया है। अब एक ही चीज बचती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों इसको बचाएं, है ना, तो हम इसको यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस वाले केस को देख लेते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस वाले केस को हम यहां देख लेते हैं। यहां पर एग्जिस्टिंग लिख देता हूं, है ना, मेन चीजें यहां नॉन एग्जिस्टिंग लिख देता हूं। जैसे यहां पे अगर सबसे पहले एग्जांपल की PCl6 माइनस एग्जिस्ट करता है लेकिन PbR6 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। देखो फास्फोरस के 6 बॉन्ड बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वहां पे 6 बॉन्ड बना रहा है तो यहां पर भी कोवेलेंसी 6 ही है। तो ये कोवेलेंसी की प्रॉब्लम नहीं है, ना ही डी ऑर्बिटल के कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ ब्रोमीन एटम। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है ड्यू टू द लार्ज साइज सेंट्रल एटम। लार्ज साइज अगर सेंट्रल सराउंडिंग एटम, सॉरी सेंट्रल एटम नहीं, लार्ज साइज सराउंडिंग एटम की वजह से हमेशा स्टेरिक क्राउडिंग। स्टेरिक का मतलब होता है चारों तरफ। अगर चारों तरफ क्राउडिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो उसका रीजन क्या होता है बेटा, लार्ज साइज, है ना, लार्ज साइज की वजह से। तो 6 क्लोरीन लगा सकता है बट 6 ब्रोमीन नहीं लगा सकता। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलेंगे कि अच्छा तो फिर Pi6 माइनस एग्जिस्ट करता। अरे बेटा जब वो ब्रोमीन की साइज के 6 नहीं लगा सकता तो फिर ये सोचने वाली बात नहीं है ना। तो ये तो आयोडीन कैसे लगा लेगा, आप खुद देखो। ठीक है, यहां पर और एक जैसे IF7 एग्जिस्ट करता है लेकिन आयोडीन 7 फ्लोरीन लगा सकता है, 7 क्लोरीन नहीं लगा सकता, तो ICl7 एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, है ना, कि SiF6 2 माइनस एग्जिस्ट करता है लेकिन SiCl6 जो है SiCl6 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। सिलिकॉन 6 फ्लोरीन लगा सकता है, सिलिकॉन 6 क्लोरीन नहीं लगा सकता। तो ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स मैंने करवा दिए हैं। ये मोस्ट कॉमन इन द सेंस ये आपके एग्जांपल्स ऐसे एग्जांपल हैं जो आपको कुल मिला के ध्यान रखने हैं। कार्बन 4 OH नहीं लगा सकता, जैसे ही लगाता है वहां पर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। ये आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे बट उसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 1, ये 2 और ये 3, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल तीनों ले लिए मैंने, तीनों नीट में। और इसमें से 2 चीज नीट में पूछी हुई है। पहला और आखिरी नीट में पूछा जा चुका है। SiF6 2 माइनस एग्जिस्ट करता है और SiCl6 2 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन एक ही है, वो क्या है कि क्लोरीन को नहीं लगा सकता वो। ठीक है भाई, चलो। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि क्लोरीन देख दो तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां क्लोरीन एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहां आयोडीन बड़ा है, यहां सिलिकॉन छोटा है। तो हमेशा ये नहीं देखना है कि क्लोरीन वाला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ऐसे नहीं होता। रिलेटिव कंपैरिजन होता है, साइज में रिलेटिव कंपैरिजन देखा जाएगा। सर रिलेटिव कंपैरिजन का मतलब सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम का रिलेटिव कंपैरिजन देखेंगे कि सेंट्रल एटम अगर छोटा है तो उस हिसाब से उसके लिए क्या बड़ा हो सकता है, क्या छोटा हो सकता है सराउंडिंग। ये रिलेटिव कंपैरिजन होता है। किसी एक स्पीसीज में देख रहे हो कि क्लोरीन के साथ एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन दूसरे स्पीसीज में क्लोरीन के साथ कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो वो रिलेटिवली देखा जाएगा कि सेंट्रल एटम की तुलना में सराउंडिंग एटम कितना बड़ा है। तो आप तो ऐसे बैठकर ऐसे तो है नहीं कि डेटा याद कर लोगे या सब चीजें याद नहीं करोगे। तो आपको क्या है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल से मतलब है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैंने बता दिए, यही आएंगे। अगर मेन एग्जाम में कभी पूछे गए तो इन 3 में से एक पूछ लेगा वो। क्लियर है भाई। बात आती है, हम ऑलमोस्ट VBT पार्ट 1 खत्म कर चुके हैं बेटा। अब हम मूव करेंगे ओवरलैपिंग की तरफ। इसका मतलब है हम यहां पर VBT पार्ट 2 की बात करें। ये VBT पार्ट 2 मैं इस तरह से पढ़ाता हूं। VBT पार्ट 2 यहां से हमारा शुरू हो चुका है और जिसमें हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले ओवरलैपिंग की बात करेंगे। NCERT के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो मैं यहां ऐसे का ऐसे लिख कर लाया हूं, NCERT से देखकर। कहता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। कहता है 2 एटम के बीच में जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो रिजल्ट्स बाय अ पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल हैविंग अ पॉजिटिव स्पिन। आप खुद सोचो, मैंने आपको कितनी बार सिखा दिया इस तरह से कि मैंने कहा कि मान लो यहां पर ऐसा, यहां पे ऐसा, यहां पे है। तो मैंने आपको सिखाया है कि अगर ये सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल हैं और ये सराउंडिंग एटम है तो इसके ऑर्बिटल का अपन ने इस तरह से खूब सारी चीजें सीखी हुई है, याद है। तो हो क्या रहा है,
इसकी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ही तो कर रहे हैं, और वो भी कौन से स्पिन में, अपोजिट स्पिन में। तभी तो हमने कहा ये एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, दूसरा बॉन्ड यहां बन जाएगा, फिर हमने कहा ये तीसरा बॉन्ड यहां बन जाएगा। ये मैंने क्यों सिखाया, इस तरह से डब्बा बनाया, तो बेसिकली वहां पर इसका एक डब्बा, इसका एक डब्बा, ये दो डब्बे आपस में मिलेंगे जिसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग, और इन दो डब्बों में जब ये आपस में मिलेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन में पेयरिंग कर लेंगे, यानी कि ये मिलकर एक कॉमन डब्बा ही तो डेवलप करेंगे जिसमें ये ऐसा बन जाएंगे। तो बेसिकली पेयरिंग ही तो हो रही है। तो अब अगर इसको आप ऐसे समझोगे तो वाकई में ओवरलैपिंग है क्या, मुझे जरा बताओ ओवरलैपिंग है क्या। देसी भाषा में आपको सिखा देते हैं, मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये मैकेनिज्म ही तो है क्या, मुझे बताओ ना। कोवेलेंट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ही तो बना रहे हैं। ओवरलैपिंग जब हो रही है तो बॉन्ड ही तो बना रहे हैं। अब देखो मान लो ये ए एटम है और ये बी एटम है, अगर आप चाहते हो कि ए और बी के बीच में बॉन्ड बने तो ऐसा ही बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा ऐसे, इसके पास दूसरा होगा, तो यहां बॉन्ड में ये बीच में दोनों ऐसे बैठ जाएंगे। हम इसको ऐसे समझ लो कि मान लो इसका ये एक ऑर्बिटल है जिसके पास ऐसा है, इसके पास दूसरा ऑर्बिटल है जिसके पास ऐसा है, ये मिलकर कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे कि एक कॉमन एरिया डेवलप करेंगे और उस कॉमन एरिया में ये पेयरिंग हो जाएगी। ये ओवरलैपिंग है। मतलब ओवरलैपिंग है क्या, बॉन्ड ही तो बन रहा है। ये ए और बी, ये ए बी बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनने का मैकेनिज्म क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। अब यहां पर जो कंडीशन आती है वो क्या आती है कि अगर ये सेंट्रल एटम है ना, अगर ये सेंट्रल एटम है, देखो यहां पर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हो सकते हैं, समझना मेरी बात को। ये ए और बी के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, ऑर्बिटल ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, प्योर प्लस प्योर कॉम्बिनेशन हो सकता है, प्योर ऑर्बिटल सामने वाले का भी प्योर ऑर्बिटल बन सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सामने वाले का प्योर ऑर्बिटल बन सकता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल सामने वाला भी अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड करें तो तीन तरह की कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ओवरलैपिंग किन तीन तरह के ऑर्बिटल्स में हो सकती है, पहली चीज दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, पहला प्योर ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब अगर बात आती है कॉम्बिनेशंस की तो वो तीन बनेंगे, प्योर प्लस प्योर, प्योर प्लस हाइब्रिड, हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड। मेरी बात वापस सुनो, किस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, दो तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। जिस तरह से जो हमारे बॉन्ड पेयर्स होते थे वो दो तरह के होते थे, सॉरी जो हमारे इलेक्ट्रॉन के पेयर होते थे वैलेंस शेल में वो दो तरह के होते थे, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्डिंग पेयर, नॉन बॉन्डिंग पेयर। उसी तरह से हमारे पास ऑर्बिटल्स भी कितने तरह के होते हैं, ऑर्बिटल्स भी वो ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करके मिक्स हो गए वो होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो प्योर रहते हैं, रिमेन्स प्योर, प्योर का मतलब है अनहाइब्रिडाइज्ड, प्योर, वो होते हैं प्योर। तो हमारे पास ऑर्बिटल की भी दो ही कैटेगरी होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल और प्योर ऑर्बिटल, ऐसा ही होता है। तो अब कॉम्बिनेशंस तीन बन सकते हैं इसके भी, कैसे कैसे, हाइब्रिड प्लस हाइब्रिड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो भी तो बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर। और हाइब्रिड प्लस प्योर है वो भी बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर। प्योर प्लस प्योर है वो भी बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब है ये कॉम्बिनेशंस हमारे पास तीन तरह से कॉम्बिनेशन हो सकता है और तीन तरह से हमारे पास बॉन्डिंग आ सकती है, क्योंकि ये तय बात है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो ऑर्बिटल प्लस ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी, ऑर्बिटल ऑर्बिटल का जुड़ जाना कहलाता है क्या, बॉन्डिंग। अच्छा, एक जो सबसे बड़ा अंतर जो बच्चों को दिमाग में डाउट आता है, सर आपने हाइब्रिडाइजेशन में भी ऑर्बिटल प्लस ऑर्बिटल को ही तो जोड़ा था। यस, बात को समझना, मैंने कहा कि मैं अपने ही ऑर्बिटल्स को तोड़ के जोड़ दूं, वो भी मिक्सिंग है, लेकिन मैंने सिर्फ अपने ऑर्बिटल्स को। हाइब्रिडाइजेशन होता है एक ही एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिक्स कर देना, इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। मैंने कहा एक ही एटम अपने ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा है। और ओवरलैपिंग शब्द अपने आप में ही अलग है। ओवरलैपिंग का मतलब होता है एक एटम फिर दूसरा एटम, एक सेंट्रल एटम एक दूसरा एटम, यानी कि सराउंडिंग एटम, जो भी आप मानो, मतलब वो एटम डिफरेंस है, डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं।
जब सेम एटम मतलब एक ही एटम के ऑर्बिटल मिक्सिंग में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, उससे बॉन्ड नहीं बनता है, वो ऑर्बिटल का रिकंस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइजेशन होता है, उससे एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है उन ऑर्बिटल्स में, उससे बॉन्ड नहीं बनता बेटा। बॉन्ड बनता है जब एक एटम दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ मर्जिंग करता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन एज ओवरलैपिंग। वो ओवरलैपिंग है। तो ओवरलैपिंग में कंडीशन ही बदल गई। ओवरलैपिंग का मतलब है एक इसका ऑर्बिटल एक इसका ऑर्बिटल, ये दो डिफरेंट एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। यहां पे भी तो ऑर्बिटल ही मिक्स हो रहे हैं बेसिकली, आप देख लो, लेकिन फर्क है, यहां दो डिफरेंट एटम्स के ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, वहां पर एक ही एटम के ऑर्बिटल्स जो है वो क्या हो रहे थे बेटा, मिक्स हो रहे थे। तो तीन कंडीशंस हमारे पास बन सकती है ना, तीन कंडीशंस हमारे पास बन सकती है। वो तीन कंडीशन हमारे पास क्या हो सकती है ना, जैसे अगर हम देखें कि ऑर्बिटल्स प्लस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल प्लस ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल और ऑर्बिटल हो सकते हैं। अब ये ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन, क्या कॉम्बिनेशन, कितने तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है प्योर ऑर्बिटल, प्योर प्लस प्योर। दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस प्योर ऑर्बिटल। तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना। कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स तीन तरह के हो सकते हैं। तो बेसिकली यहां लिख सकते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स। तीन तरह के कॉम्बिनेशंस हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। कौन से? प्योर प्लस प्योर, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, और हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस हाइब्रिड ऑर्बिटल। बेसिकली इसी को तो ओवरलैपिंग कहते हैं। कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स को ही तो हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग। दो डिफरेंट एटम अगर कंबाइन करे, उनके ऑर्बिटल्स अगर कंबाइन करे तो उसको ओवरलैपिंग कह सकते हैं। अब वहां पर कंडीशन हो सकती है कि दोनों एटम अपने प्योर प्योर दे रहे हो, दोनों एटम में से एक हाइब्रिड दे रहा हो, दूसरा प्योर दे रहा हो। HO का मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा, है ना। HO का मतलब क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये PO का मतलब क्या है, यहां पे प्योर ऑर्बिटल। तो कंडीशंस को समझो। अगर PO प्लस PO है ना, अब इसको मैं यहां पे PO प्लस PO लिख देता हूं, है ना, क्योंकि वहां मैंने अब मार्क कर ही दिया है कि क्या होता है। तो PO प्लस PO का कॉम्बिनेशन हो सकता है, HO प्लस PO का कॉम्बिनेशन हो सकता है, हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कॉम्बिनेशन होगा। जब हाइब्रिड और हाइब्रिड होगा तो हमेशा सिग्मा ही बनेगा। जब हाइब्रिड हाइब्रिड बनेगा, जब हाइब्रिड प्लस PO हो, और इन दोनों से ऑलवेज क्या बनेगा, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्योंकि हाइब्रिड का नाम आते ही बॉन्ड एक ही दिमाग में आता है। हाइब्रिडाइजेशन में तुम कौन सा बॉन्ड काउंट करते हो, सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हो। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जहां बॉन्डिंग कर रहा है वहां बॉन्ड तय बात है कि सिग्मा बनेगा। क्यों? क्योंकि तुमने हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा को ही तो काउंट किया था, पाई को तो काउंट ही नहीं किया था। लेकिन प्योर प्लस प्योर ऑर्बिटल में, प्योर प्लस प्योर ऑर्बिटल में कॉम्बिनेशंस जो है दोनों हो सकते हैं, सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। दोनों बॉन्ड बन सकते हैं इसके अंदर जिनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। यानी प्योर प्लस प्योर से सिग्मा भी बन सकता है, प्योर प्लस प्योर से पाई भी बन सकता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है, तो क्या उसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता? बन सकता है। HF हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करेंगे, हाइड्रोजन फ्लोरीन बताया भी था आपको, दोनों में से कोई सेंट्रल एटम नहीं है। तो हाइड्रोजन का प्योर ऑर्बिटल, फ्लोरीन का प्योर ऑर्बिटल, बीच में बॉन्ड क्या बनेगा, सिग्मा। HCl हाइड्रोजन का प्योर ऑर्बिटल और क्लोरीन का प्योर ऑर्बिटल, लेकिन बॉन्ड तो सिग्मा ही बन रहा है। तो प्योर ऑर्बिटल से भी सिग्मा बनता है। ऐसी स्पीसीज जिनमें हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं होता, सिंपल टर्म्स में कहूं कि डाई एटॉमिक स्पीसीज, दो एटम से बनी हुई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, O2, H2, Cl2, Br2, HF, HCl, HBr,
HI, इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स जिसमें आप किसी को ये नहीं बोल सकते हो कि तू सेंट्रल बन जा, नहीं बन सकता। H एक किनारे पे बैठा है, Cl भी एक किनारे पे बैठा है, कोई भी एक से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना रहा, तो सेंटर तो आप मान ही नहीं सकते। तो ऐसी स्पीसीज में हमेशा प्योर प्लस प्योर से सिग्मा बनता है। और पाई कब बनता है? ऐसी स्पीसीज जिसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बना देगा क्या? सिग्मा। और जो बच जाएंगे वो क्या बनाएंगे? पाई। तो प्योर प्लस प्योर से पाई भी बनता है और प्योर प्लस प्योर से सिग्मा भी बनता है। तो याद रखिएगा बेटा, जिन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है वहां पर तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बना ही देगा, लेकिन जिन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन नहीं मानते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, छोटी छोटी स्पीसीज होती है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स वाली, उसमें फिर प्योर प्लस प्योर सिग्मा बनाता है। और पाई कब बनता है? कि ऐसी स्पीसीज जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सिग्मा बना ही देगा, लेकिन जो पाई होगा वो बचे हुए प्योर पी ऑर्बिटल्स बना लेंगे। प्योर, हाँ पी बना, प्योर जो है वो पी ऑर्बिटल्स जो है वो बना सकते हैं। पाई बॉन्ड कभी भी एस ऑर्बिटल नहीं बना सकता, पाई बॉन्ड कभी भी एस ऑर्बिटल नहीं बना सकता, एस ऑर्बिटल कभी पाई नहीं बना सकता। तो अब हम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, और फिर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को अलग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को एक छोटा सा पार्ट करते हैं, फिर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे अगले लेक्चर में। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। On the basis of internuclear axis, एक्सिस। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? जिस एक्सिस पे दोनों एटम्स के न्यूक्लियस होंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एक कॉमन एक्सिस जिस पर दोनों एटम्स जो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं उनके न्यूक्लियस हो, जिनके ऑर्बिटल्स अप्रोच कर रहे हैं उनके न्यूक्लियस हो, उसको कहा जाता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, INA। ये आपको हमेशा गिवन होता है। एनसीईआरटी में बाय डिफॉल्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जेड ही हो सकता है, जरूरी नहीं है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है। तो एक ऐसा एक्सिस जिस पर दोनों ऑर्बिटल्स अप्रोच करें, वो एक्सिस जिस पर, मतलब एक तरह से ये रास्ता है जिस पर दो लोगों को मिलना है, एक कॉमन पाथ, एक कॉमन एक्सिस जिस पर आप भिड़ा रहे हो दो ऑर्बिटल्स को, वो कहलाता है आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ये दो तरह का होता है ना। तो टाइप ऑफ ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो ये दो तरह की होती है। पहली कंडीशन, पहला जो है वो हमारे पास पहला आता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। इसका एक और नाम होता है कोएक्सियल ओवरलैपिंग। वापस सुनो, हेड ऑन ओवरलैपिंग और कोएक्सियल ओवरलैपिंग, राइट। दूसरा हमारे पास, इस तरफ दूसरा पार्ट लगा देता हूं मैं, दूसरा हमारे पास होता है क्या? दूसरा होता है हमारे पास साइडवेज और कोलेटरल ओवरलैपिंग। दो तरह की ओवरलैपिंग हमारे पास मेनली होती है। ठीक है, दो तरह की ओवरलैपिंग हमको देखने को मिलेगी इसमें। और इस ओवरलैपिंग में क्या रहता है, आइए देख लें। हेड ऑन ओवरलैपिंग में इससे क्या बनेगा? सिग्मा, या लिख दीजिए अलोंग विथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग विथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर के एक्सिस के अलोंग होता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होगा? परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे वो परपेंडिकुलर मिलेंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, और इसमें जो ऑर्बिटल मिलेंगे वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के साथ मिलेंगे। जैसे यहां पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया मैंने जेड, ये क्या ले लिया मैंने? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले लिया, ठीक है बेटा, जेड एक्सिस ले लिया। तो इस पर अगर मुझे मिलाना है तो एक मैं ये ले लेता हूं, ये इसका क्या नाम हो जाएगा? पीजेड। और दूसरा भी मैं क्या ले लेता हूं? दूसरे एटम का भी पीजेड। ये जो ओवरलैपिंग बने, ये जो ओवरलैपिंग होगी ये कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, ये यहां पे
और ये दूसरा यहां पे बन गया, ये कॉमन एरिया डेवलप हो गया बेटा, इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इससे हमेशा क्या बनेगा, सिग्मा। यानी कि एक चीज और सीखने को मिली हमको यहां से, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा अलोंग विथ, मतलब जो एक्सिस है वही एक्सिस, आप उसी टाइप के ऑर्बिटल आप मिला रहे हो, अलोंग उसी के साथ वाले ऑर्बिटल्स जो है वो काम करें। लेकिन अगर मैं इसी एक्सिस को, मान लीजिए मैं यहां पर आपके सामने जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लेता हूं, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इस पर क्या हो, क्या क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, तो इसके परपेंडिकुलर दो पोजीशन है, एक तो ऐसे वाली, देखना बात को, एक तो ऐसे वाली जो बोर्ड से बाहर निकल रही है और पीछे की तरफ जा रही है, एक ऐसी कॉम्बिनेशन जो इसके परपेंडिकुलर ऐसी वाली हो। तो हम एक काम करते हैं, हमारे लिए इजी जो व्यू वाली चीज है वो ये मान लेते हैं। तो मान लिया मैं, ये पी एक्स भी हो सकता है, ये पी वाई भी हो सकता है, मैंने पी एक्स ले लिया, और साथ में मैंने यहां पे मुझे साथ वाला भी पी एक्स ही लेना पड़ेगा। ये पी एक्स और ये पी वाई नहीं ले सकता, दोनों का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, है ना, मतलब एक ऐसा लिया है तो दूसरा भी ऐसा ले सकता हूं, दूसरा ऐसा नहीं ले सकता, फिर तो बॉन्डिंग ओवरलैपिंग ही नहीं हो पाएगी, वो हम सीखेंगे, उसको जीरो ओवरलैप बोलते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा, होगा जब इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा तो ये कुछ हमारे को रिजल्टिंग कैसा दिखेगा, वो रिजल्टिंग कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखना रिजल्टिंग कैसा दिखेगा, इस तरह से हमको कॉम्बिनेशन दिखेगा, ये बनेगा। ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, इसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। ये पाई बॉन्ड बनेगा आपका इस तरह की, इसको बोलते हैं साइड वेज ओवरलैपिंग, मतलब जो आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर अप्रोच कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर बॉन्ड। तो यहां पे एक पॉइंट आया कि यहां पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा इस केस में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब आप सब लोगों ने एक चीज सुनी होगी कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से, सुना है बेटा, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड से। तो याद रखना ऐसा क्यों होता है, तो हम इस कॉम्बिनेशन के बाद एक चीज सीख सकते हैं, है ना, हमेशा ध्यान रखना, स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग is greater than collateral। ऐसा होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऐसा होता है। रीजन मर्जिंग एरिया इज ग्रेटर, है ना, इसमें क्या होता है, मर्जिंग एरिया ग्रेटर होता है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ना, दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग देन पाई बॉन्ड, ठीक है। मर्जिंग एरिया जो कॉमन एरिया होता है इसमें ज्यादा होता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉमन एरिया। ये ध्यान रखना है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट कॉमन ओवरलैपिंग एरिया। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कॉमन ओवरलैपिंग एरिया, जो ये आप बनाते हो ना इस तरह से, ये एरिया जितना ज्यादा होगा, कॉमन जितना ज्यादा होगा, इसका मतलब ये ज्यादा पास आए, ऑब्वियस सी बात है यार। एक बात बताओ, ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इसका न्यूक्लियस, है ना, इन दोनों को आप कंबाइन कर रहे हो और आप लेके आ रहे हो यहां पे, मैं कह रहा हूं ये जितना ज्यादा पास आएंगे ये न्यूक्लियस भी उतना ही ज्यादा पास आएंगे। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को ही तो बॉन्ड लेंथ कहते हैं बेटा, यानी कि जितना ऑर्बिटल पास आ रहा है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो रही है और बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। बॉन्ड लेंथ अगर कम हो रही है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि कम कब होगी, जितना ज्यादा ये कॉमन एरिया डेवलप करेंगे उतना ही ज्यादा तो नजदीक आएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉमन एरिया अगर ज्यादा निकलेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यही कारण है कि कोएक्सियल में
जो कोएक्सियल में है ये कॉमन एरिया ज्यादा डेवलप होता है। आप में से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट आया, सर यहां पर तो जो मर्जिंग एरिया है वो एक ही है, यहां पे मर्जिंग एरिया दो दो है, तो सर ये मर्जिंग एरिया तो ज्यादा होगा, इस हिसाब से तो पाई बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। मैं बोलूंगा वो एक अकेला काफी है। आप नंबर्स पे मत जाइए, आप एक्सटेंट पे जाइए, आप वॉल्यूम की बात करिए, आप नंबर्स पे मत जाइए। वो दो जगह से जुड़कर भी कम है और वो एक जगह से होकर भी उन दोनों से ज्यादा है। जो कॉमन एरिया निकलेगा, जो मर्जिंग एरिया निकलेगा वो एक नंबर में एक है, एक ही जगह से मर्ज हो रहा है, बट ये ज्यादा आएगा। और ये दो जगह से मर्ज होते हुए भी कम रहेगा। ये दो पाई बॉन्ड नहीं है, पहली चीज ध्यान रख लेना। इन दोनों की ओवरलैपिंग को दिखाया हुआ है इस तरह से, इस तरह से हम इसको एक पाई बॉन्ड ही मानते हैं। ये पाई बॉन्ड इसी तरह से बनता है, इस तरह से नीचे से भी जुड़ता है, ऊपर से भी जुड़ता है, पाई बॉन्ड ऐसे बनता है। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये आपके परपेंडिकुलर ऑर्बिटल्स जो ऐसे हो सकते हैं और ऐसे हो सकते हैं, दो तरह से हो सकते हैं। इस तरह से भी पाई बन सकता है और इस तरह से भी पाई बन सकता है। पॉइंट ये है कि पाई दिखता है आपको दो दो जगह से कॉमन एरिया है, डेवलप हुआ है, बट वो एक्सटेंट में कम ही होगा। एक्सटेंट का मतलब होता है वॉल्यूम, वो दो जगह से जुड़कर भी कम है। ठीक है, वो सिंपल सी बात है। मान लो ये 10 है तो मान लीजिए कि ये 3 + 3 ही हो रहा है, 6 ही हो पा रहा है, वो मिलकर भी नहीं होगा पूरा। इसीलिए वो मैंने आपको आगे समझा दिया है कि वो ज्यादा ही होता है, बाय डिफॉल्ट मैं बोल रहा हूं कि वो ज्यादा ही होता है। ठीक है, वो ज्यादा ही होता है उसका। तो चलिए, तो यहां पे हमारे पास आ चुकी है बात सारी। आज कोई होमवर्क नहीं देंगे हम आपको, क्योंकि आज कोई होमवर्क जैसा कुछ पढ़ाया नहीं है। तो जो 2-3 चीजें पढ़ाई है इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि PCl5 सॉलिड के दोनों टुकड़े कौन से हैं और उनके बारे में ये सारी बातें पूछ सकता है। तो एज सच ऐसा कोई NO2 के बारे में जो सवाल पूछे आप इसमें से जवाब दे सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन इन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में डायरेक्ट आपको यहां पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, आप बता सकते हो, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट NO2 ही है। तो इसलिए अब अगर हम बात करें तो आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में आपको कोई होमवर्क नहीं है, पहले वाले सारे लेक्चर्स का होमवर्क निपटा लेना। कल वाले लेक्चर में हम आपको ओवरलैपिंग को आगे बढ़ा के किस किस तरह के कॉम्बिनेशंस, लाइक S और S मिलकर क्या बनाएंगे, S और P मिलकर क्या बनाएंगे, P और P मिलकर क्या बनाएंगे, D और P मिलकर क्या बनाएंगे, और D और D मिलकर क्या बनाएंगे। तो क्योंकि हमारे पास S, P और D 3 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, हम इन तीनों के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेंगे, SS, SP, ठीक है, और कॉम्बिनेशंस ही बनाएंगे, SS, SP, PP, PD, DD, इस तरह के कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे कि कब किस में कौन सा बॉन्ड बन सकता है और लेकर आएंगे हम। यानी कि ओवरलैपिंग की एक शुरुआत मैंने कर दी है, बट ओवरलैपिंग को खत्म हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। खुद पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा। शुक्रिया।